अक्सर हम सोचते हैं कि एक साम्राज्य किसी एक महान राजा की देन होता है, पर क्या ये सच है? भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी वो कुछ और ही बताती है। ये किसी एक हीरो की कहानी नहीं, बल्कि ये तो एक रिले रेस जैसी थी, 3 अलग-अलग राजवंशों की। हर डायनेस्टी ने मशाल को अपने अगले वाले को सौंपा और हर बार साम्राज्य की ये लौ और भी तेज जलती गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा साम्राज्य बना तो बना कैसे? कौन थे वो आर्किटेक्ट्स जिन्होंने इसकी नींव डाली? कौन थे वो वॉरियर्स जिन्होंने इसे दुश्मनों से बचाया? और आखिर में वो कौन से सम्राट थे जो इसे इसकी बुलंदी पर ले गए? चलिए आज मगध के उदय की इसी जबरदस्त कहानी को समझते हैं। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे मगध का उदय कैसे हुआ। फिर हम मिलेंगे हर्यक वंश से, जिन्होंने साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद शिशुनाग वंश की बात होगी, जिन्होंने एक बहुत बड़े दुश्मन का खात्मा किया। और फिर नंद वंश, जो मगध को पावर के पीक पर ले गए। और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि इन तीनों ने मिलकर पीछे क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम चलते हैं उस उपजाऊ जमीन पर जिसे मगध कहा जाता था। यहीं ठीक गंगा नदी के किनारे भारत के पहले महान साम्राज्य के बीज बोए गए। बीज जो एक दिन एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनने वाले थे। देखिए, मगध कोई रातों रात नहीं बन गया था। नहीं, ये तो लगभग 200 सालों की कहानी है, महत्वाकांक्षा की, लड़ाइयों की और डिप्लोमेसी की। एक के बाद एक 3 राजवंशों ने बागडोर संभाली और हर एक ने अपने से पहले वाले के काम को आगे बढ़ाया, उनकी नींव पर और मजबूत इमारत खड़ी की और साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ती है ना? मगध साम्राज्य के लिए ये भूमिका निभाई हर्यक वंश ने। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली ईंटें रखीं और एक ऐसी मजबूत नींव तैयार की जो आने वाली सदियों तक टिकी रहने वाली थी। तो इस वंश में सबसे पहले आते हैं बिंबिसार, एक बहुत ही चतुर शासक जिन्होंने शादियों को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया और अंग के राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। फिर आए उनके बेटे अजातशत्रु। उन्होंने अपने पिता की विरासत को और भी आगे बढ़ाया, वैशाली और कोसल जैसे शक्तिशाली राज्यों को जीता और मगध को एक रीजनल पावर बना दिया। और आखिर में आए उदयन, जिन्होंने भविष्य की राजधानी पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। और इस तरह इस नींव का काम पूरा हुआ। तो ठीक है, नींव तो रख दी गई थी, पर अब उसे और मजबूत बनाने का, उसे बचाने का टाइम था। और यहीं पे एंट्री होती है शिशुनाग वंश की। उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था मगध के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक दुश्मन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। ये शिशुनाग जो थे, वो पहले एक मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने सत्ता संभाली और एक ऐसा डेयरिंग मूव लिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शक्तिशाली अवंती राज्य को जीत लिया। और ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। बाद में उनके उत्तराधिकारी कालाशोक ने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति करवाकर इस कहानी में एक कल्चरल चैप्टर भी जोड़ा। अब अवंती को जीतने का मतलब क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। सोचिए कि आपकी पीठ में हमेशा एक कांटा चुभ रहा हो। अवंती मगध के लिए बिल्कुल वैसा ही था, एक लगातार खतरा। शिशुनाग ने उसी कांटे को निकाल फेंका। इससे हुआ ये कि उनकी पश्चिमी सीमा पूरी तरह से सेफ हो गई और आगे की जीत के लिए सारे दरवाजे खुल गए। ये सच में एक गेम चेंजिंग मूव था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। नंदवंश के आने के साथ ही मगध सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रहा, बल्कि वो बन गया भारत का पहला अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर। नंदवंश की नींव रखी महापद्मनंद ने, और ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उन्हें इतिहास में पहला गैर क्षत्रिय शासक माना जाता है। उन्होंने कलिंग तक के इलाके जीते और एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उनके बाद गद्दी पर आया धनानंद, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का समकालीन था, और वो जाना जाता था अपनी क्रूरता और अपने लालच के लिए। महापद्मनंद ने खुद को एक बहुत ही खतरनाक टाइटल दिया, सर्वक्षत्रांतक। इसका मतलब है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक ऐलान था। ये उनकी बेहिसाब ताकत और क्रूरता का सिंबल था, जिसने उनके रास्ते में आने वाले हर राज्य को रौंद कर रख दिया। यही नहीं, उन्होंने खुद को एक राट भी कहा, मतलब एकमात्र सम्राट।
ये एक बहुत बोल्ड डिक्लेरेशन था। इसका सीधा मतलब था कि अब भारत में कई राजा नहीं हैं, सिर्फ एक है, और वो एक महापद्मनंद था। नंदों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को भी रोक दिया था। जी हाँ, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना, जिसे कोई नहीं हरा पाया था, भारत पहुंची, तो उन्होंने नंदों की विशाल सेना के बारे में सुना। लाखों सैनिक, हजारों घुड़सवार और युद्ध के हाथी, ये सब सुनकर उनके सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत के अंदर ही उसकी तबाही के बीज भी छिपे होते हैं। नंदों की यही बेहिसाब ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। खासकर घनानंद के क्रूर शासन और भारी भरकम टैक्स ने लोगों के अंदर गुस्से की आग भड़का दी थी, और इसी आग से एक नई ताकत का जन्म होने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब सारी धूल बैठ जाती है और एक साम्राज्य खड़ा हो चुका है, तो इन तीनों राजवंशों की असली विरासत क्या थी? चलिए उनके इस मिले जुले योगदान पर एक आखिरी नजर डालते हैं। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये करीब 200 साल के एक इनक्रेडिबल सफर को दिखाती है। हर्यक वंश की एक छोटी सी शुरुआत से लेकर नंद वंश के शक्तिशाली अंत तक ये कहानी है लगातार आगे बढ़ने की, लगातार तरक्की करने की। तो इसे अगर हम संक्षेप में देखें, तो हर्यक वंश ने नींव रखी, शिशुनाग ने दीवारों को मजबूत किया, और नंद वंश ने छत डालकर इसे पूरा किया, इसे इसके शिखर तक पहुंचाया। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा साम्राज्य तैयार कर दिया था जिसे अब चंद्रगुप्त मौर्य एक नए दौर में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर नंदवंश मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों ही तरह से इतना ज्यादा पावरफुल था, तो फिर उसका अंत क्यों हुआ? ये जो विरोधाभास है, यही हमें सिखाता है कि सिर्फ फौजी ताकत से ही कोई साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। और जानते हैं, यही सवाल भारतीय इतिहास के अगले शानदार चैप्टर की शुरुआत करता है, मौर्य साम्राज्य का उदय।